फर्ज करें कि आप किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, यू आर आर्ग्यूइंग विद अ पर्सन, आप चार बातें होंगी कि आप यू वर राइट एंड प्रूवन राइट, आप सच्चे थे और आपने प्रूफ भी कर लिया कि आप सच्चे हैं, तो ये आप एक बात हो गई। दूसरी बात है कि यू वर रॉन्ग, यू वर रॉन्ग, आप गलत थे और प्रूवन रॉन्ग हो गए, कोई मसला नहीं, आप ही बात, मेरा मौकफ गलत था, लोगों ने मुझे साबित कर दिया कि मैं झूठ गलत कह रहा हूं, तो दो बातें। एक पहला पॉइंट है कि आई वॉज राइट, यू वर राइट बट प्रूवन रॉन्ग, प्रूवन रॉन्ग आप कर दिए गए, तो इसे कहते हैं बेटा टाइप 1 एरर। जाहिर है ये आपके लिए बड़ी गलती है, या नंबर 1 गलती है कि आप तो सच्चे थे मगर आपको लोगों ने कह दिया कि आप झूठे। तीसरी बात, चौथी बात ये है कि यू वर रॉन्ग, आप गलत थे बट प्रूवन राइट हो गए, तो आपको सही कह दिया लोगों ने, इसे कहते हैं टाइप 2 एरर। बेटा ये चीज होती है स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है कि नहीं? इसे कहते हैं कि यू वर राइट तो यू आर प्रूवन राइट, ठीक है भाई, यू वर रॉन्ग यू आर प्रूवन रॉन्ग, ये भी ठीक है। आप सच्चे थे मगर आपको लोगों ने झूठा कह दिया, स्टेटिस्टिकल डाटा कुछ इस तरह का बना कि आपकी बात गलत साबित होगी, तो उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। और अगर आप गलत थे लेकिन स्टेटिस्टिकल डाटा आपको फेवर कर रहा था, तो इसे टाइप 2 एरर कहते हैं। आए हम इसके बारे में बात करते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे कहता है जनाब के मैंने सर टेस्ट बड़ी तैयारी की है, तो मैं मैथ में बड़ा इंप्रूव कर गया हूं, तो आप मेरा टेस्ट लें, तो अब मैं काफी अच्छा हो गया हूं। ठीक है, अब मेरा एक स्टूडेंट मुझे कहता है सर कि मैं ना मैथ में काफी अच्छा हो गया हूं, तो अब आप मेरा टेस्ट लें, तो मैं जो ना आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो मैंने उसको फर्ज करें 20 मार्क्स का टेस्ट दिया। अब अगर वो 20/20 ले लेता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता कि हाँ जी वाकई इंप्रूव कर गया, मगर अगर वो फर्ज करें 0/20 लेता, तो मैं कहता जी तुमने बिल्कुल भी कुछ इंप्रूव नहीं किया, तुम तो नालायक आदमी हो। लेकिन फर्ज करें कि उसने ना मार्क्स लिए 13/20 और फिर मेरे से बहस करना शुरू हो गया कि मैंने इंप्रूव किया। अब ये जो 13 के नंबर है ना, ये बड़े मतलब बड़ा अजीब सा नंबर है। अब 13 को हम कहें कि अच्छाई में है या नॉर्मल परफॉर्मेंस है, इसके लिए फिर हमें स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग करनी पड़ती है, स्टेटिस्टिकल बातें हमें लगानी पड़ती हैं, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है कि हम किस चीज को किस चीज के फेवर में डिसाइड करें। उसके लिए फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है कि नल हाइपोथेसिस होता है पुरानी सोच या पुरानी फीलिंग या एक कॉमन गॉसिप उस इलाके की, या पुरानी किसी रिसर्च का रिजल्ट जो है, या पुरानी सेंसस का रिजल्ट नल हाइपोथेसिस होता है, या कोई पुराना रिलीजियस बिलीफ है या रीजनल बिलीफ है और लोग उस तरह से यकीन करते हैं, तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। या कोई बंदा एडवर्टाइज करता है, मसलन कोई कंपनी है वो इश्तार देती है, वो एडवर्टाइज करती है जी कि हमारा तो परफॉर्मेंस ये है, हम तो जो सेल फोन बनाते हैं वो इतने घंटे उनकी बैटरी चलती है, इतने घंटे उनका टॉक टाइम है, या जो कुछ भी वो एडवर्टाइज करें वो भी नल हाइपोथेसिस में आ जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होता है जो उस पर शक का इजहार कर रहा होता है, जो कहता है कि नहीं यार आपने तो ठीक नहीं बात की, आप झूठ बोल रहे हैं, या जो पुराना रीजनल बिलीफ था वो गलत था, या जो पुरानी सेंसस का रिजल्ट है वो अब गलत साबित हो गया है। तो बात चीजें तो बहुत ऑब्वियस होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, उनके लिए कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने किसी जगह पढ़ा कि जनाब 1970 से पहले नाला लई जो पिंडी में बहता था वो इतना साफ था कि उसमें मछलियां तैरती थी, और बाज का लोग नाले के करीब बैठ के पिकनिक मनाया करते थे। नाला लई का इतना साफ पानी होता था। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, मगर आप बगैर किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मुझे बता देंगे कि सर अब तो बहुत गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू को। और आपने एक पढ़ा था कि जो सैंपल का मीन होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड ओरिजिनल मीन विद दिस वेरिएंस, इस वेरिएंस के बराबर होता है, where this thing is the variance of the population itself and n is the sample size। और इसका अंडर रूट ले लें तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का मतलब ये है वो पॉसिबल एरर जो x डैश
जब आप म्यू को एक्स डैश के थ्रू एस्टिमेट करें तो उनमें जो एवरेज गैप आ सकता है उसे स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अच्छा जी, यही चीज अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कही जाए तो ये फैक्ट तो ट्रू है, लेकिन इसका नाम सेंटर लिमिट थ्योरम नहीं है। मगर यही जब किसी और पॉपुलेशन पे अप्लाई की जाए तो इसी फैक्ट का नाम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहलाता है, provided that the sample size is as big as say n is greater than 30 कह लें। अब हम आगे बात शुरू करते हैं। हम अपने सामने एक क्वेश्चन है आपके, वो दिखाते हैं आपको। The masses m kg of a packet of flour are normally distributed. The mean mass is supposed to be 1.01 kg. ये कोई कम खाने वाली कौम है जिनके यहाँ 1.01 kg का आटे का पैकेट मिलता है। अच्छा जी, a quality control officer measures the mass of a random sample of 100 packets. The result are summarized below. Okay. Test at 5% significance level whether the population mean mass is less than 1.01 kg. अब इसमें null hypothesis तो ये होगा, null hypothesis ये होगा कि जनाब इधर इस तरह से लिख लेते हैं कि जी एवरेज मास जो है वो 1.01 kg है उन फ्लोर्स का। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि कोई बंदा डाउट करता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर डाउट करता है कि ये शायद जितना एडवर्टाइज किया है इन्होंने उतना ये भरते नहीं आटा पैकेट में। उस काम के लिए उसने ये तरीका है नल हाइपोथेसिस को लिखने का और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखने का। इसको लिखने के तरीके के भी नंबर होते हैं। आप H0 ठीक लिखा हुआ है, आपने H1 ठीक लिखा हुआ है, आगे आपने सवाल बिल्कुल ठीक हल नहीं किया तो आपको कम से कम H0 और H1 ठीक लिखने के आपको 1 या 2 नंबर मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। अब आप देखें कि ये सैंपल साइज बड़ा है, 100 पैकेट्स हैं इसमें, तो आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं दी गई, तो सैंपल साइज बड़ा है तो आप पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो सैंपल से एस्टिमेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एक्स डैश निकालें कि आपका एक्स डैश आया कितना है। सिग्मा एम ओवर एन 98.2 kg टोटल 100 पैकेट्स का मास बना, वो बन गया आपका 0.982 kg। ठीक है, अब वो बेसल्स करेक्शन वाला फार्मूला लगाएं आप, सिग्मा एम स्क्वेयर माइनस एन एक्स डैश एम एक्स डैश कह लें या इसको बेशक एम डैश भी कह सकते हैं, इसको एम डैश कह लें, एम डैश ओवर n minus 1 where n is the sample size। अब आप ये वैल्यूज यहां पुट करें तो ये वैल्यू आ रही है 10452 सिग्मा एम स्क्वेयर और माइनस 100 इंटू 0.982 का स्क्वायर कर लें ओवर 100 माइनस 1, तो ये एस स्क्वायर की आपकी जो वैल्यू बनेगी या अंडर रूट लेने के बाद जब आप अंडर रूट भी ले लेंगे एस की वैल्यू बन रही है 0.286 kg। ठीक है कि नहीं। अब आप देखें, अब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं उसके गिर्द, जो ओरिजिनल स्टेटेड मास है उसके गिर्द एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना दें यू करके 1.01 kg ये ले लें और आप इस टेल पर एक रेड एरिया शेड कर लें, इस टेल पर एक रेड एरिया शेड कर दें, इसकी वैल्यू ले लें 0.05, इसका प्रोबेबिलिटी ले लें। अब ये 0.05 वो है जो आपने वो लिया हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और इधर z की वैल्यू आपको पता है, आप टेबल से देख सकते हैं, वो आती है -1.645। ठीक है, अब अगर आपका जो आपने जो ये मेजर्ड एम डैश आपने निकाला है, अगर ये वाला वैल्यू इस रीजन में लाई करेगी तो हम कहेंगे कि वो 1.01 से सफिशिएंटली फार अवे है कि हम उसको कहें कि जनाब वो H1 में फायफा आ जाती है। अगर वो इस रीजन में कहीं आएगी तो हम कहेंगे कि वो 1.01 के काफी करीब है और वो H0 के लेवल पर ही बात आ जाती है उसकी, तो वो चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम टेस्ट स्टेटिस्टिक अपना डिफाइन करते हैं, Z इज इक्वल टू एवरेज मास माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आप, और ये इसमें जो स्टैंडर्ड एविएशन आपने निकाली है वो आपने सैंपल से एस्टिमेट की है। सैंपल से आपने इसलिए एस्टिमेट किया है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो काफी बड़ा है। अब 0.982 को यहाँ रखें, एवरेज को आप रख दें, आपके पास 1.01 थी,
स्टैंडर्ड एविएशन 0.286 थी और उसको अंडर रूट 100 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो z की वैल्यू आती है वो -0.979 आती है। अब ये z की वैल्यू जो है ये यहाँ कहीं लाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि 0.982 kg इतना ज्यादा लो नहीं है, उसको 1.01 के फेवर में डिसाइड किया जाएगा। किसके फेवर में डिसाइड किया जाएगा? 1.01 के फेवर में डिसाइड किया जाएगा। उसे इस H नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह के नॉट सिग्निफिकेंट। नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि H1 वाला जो H1 जो चैलेंजर है, जो कह रहा था कि एडवर्टाइज्ड रेट से कम पैकेट्स में आता है आटा 1.01 kg से, वो इतना सफिशिएंट एविडेंस लेकर नहीं आया कि हम उसके ऊपर उसकी बात को माने, H1 वाली बात को माने। तो नॉट सिग्निफिकेंट, H नॉट एक्सेप्टेड। ये इस तरह से हम बेटा स्टेटिस्टिक्स बाउंड्रीज बनाती है और जो वो बताती है। तो ये वाला जो रीजन था वो रिजेक्शन रीजन ऑफ H1 था, और ये था एक्सेप्टेंस रीजन ऑफ H1, और ये रिजेक्शन रीजन था H नॉट का, ये एक्सेप्टेंस रीजन था H नॉट का। तो इस तरह से हमने फैसला किया कि जनाब वो जो आटे के बारे में जो उन्होंने एडवर्टाइज किया है वो ऑलमोस्ट ठीक ही है। अगर उन्होंने 1.01 kg एडवर्टाइज किया है और 100 बोरियों में 100 पैकेट्स के अंदर 0.982 kg आटा आ रहा है, तो वो उनके फेवर में डिसाइड होगा, वो उनसे अगेंस्ट डिसाइड नहीं होगा। उनके जिन लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट किया उनको उनको हम सजा नहीं देंगे। 5% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता है टॉकिंग विद 95% कॉन्फिडेंस एंड 5% डाउट इन आवर माइंड। इसे कहते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये भी कहता है कि क्वाइट पॉसिबल है कि 1.01 kg ही आटे का वेट हो, एडवर्टाइज्ड वेट बिल्कुल ट्रू हो, तब भी 5% चांस है कि किसी बंदे की जो सैंपल मीन है वो यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाने से 1.01 रिजेक्ट हो जाए, और इसका मतलब है कि टाइप 1 एरर कमिट हो जाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर हमेशा सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर होती है। तो जब भी कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, तो जितने परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल पर वो टेस्ट किया जाता है, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी उसी के बराबर होती है। अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट इज वाज नेसेसरी टू यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन योर आंसर टू पार्ट 1। सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसलिए आपने यूज किया है कि आपको सैंपल की पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं दी गई थी और आपको वो सैंपल से एस्टिमेट करनी पड़ी, इसलिए आपने सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज किया है। अगर आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन नॉर्मल हो और ओरिजिनल पॉपुलेशन की वेरिएंस आपको नोन हो, तो प्रोसीजर तो आप यही करते हैं, बस इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं कहते, सिंपली ये कह देते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब इसका पार्ट 2 मैंने। अच्छा जी, अगला चीज आ जाए जनाब, यहां पर आ जाइए। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं। द टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेन जर्नी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इन द पास्ट द टाइम हैज अ मीन 2.4 आवर्स। फर्ज करें मिसाल के तौर पर हम अगर कहते हैं कि जी पिंडी से जेलम जाने में ट्रेन अमूमन 2.4 आवर्स लेती है और स्टैंडर्ड एविएशन 0.3 आवर्स है। अ न्यू टाइम टेबल इज इंट्रोड्यूस्ड and 30 randomly chosen occasions the time of this journey is measured। उन्होंने क्या मुमकिन है कि नई कोई प्रोसीजर्स ऐसे अडॉप्ट किए गए हैं कि ट्रेनें ज्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, तो जो लास्ट 30 जर्नीज थे उनका मीन टाइम 2.3 आवर्स निकला। तो stating any assumption at the 5% significance level whether the mean time for this journey has changed। कहता आप चेक करें कि ट्रैवलिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। इसको इस तरह से किया जाएगा कि आप इसमें से H नॉट क्या लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आप H नॉट क्या लेंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें आप H नॉट जो है वो ले लें एवरेज टाइम 2.4 आवर्स, ये आपका H नॉट हो गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, टाइम थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, ट्रेनें 2.4 आवर से कम टाइम लेती हैं, और आपका जो एक्स डैश है जो आप एज ए प्रूफ पेश कर रहे हैं वो 2.3 आवर्स है।
और ये मीन कितना है, सैंपल साइज कितना है 30 का, और स्टैंडर्ड एविएशन आपको पहले से नोन है, गिवन है, और वो 0.3 आवर्स है, पुरानी स्टैंडर्ड एविएशन आपको दी हुई है। अब आपसे कहा है कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर देखें कि मीन टाइम चेंज हुआ है कि नहीं। तो अब आप खुद देखें, हम 2.54 के गिर्द एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाते हैं यूं, और उसके बाद यहां पर एक रीजन शेड करते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, 0.05 ये रीजन है। यहाँ Z की वैल्यू जो है वो -1.645 है। आप आराम से इसको प्रोबेबिलिटी टेबल से वर्कआउट कर सकते हैं। Z की टेबल आपने इतनी दफा रीड किया है। अब आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है, यानी जिसकी बेस पर आप वो करना चाह रहे हैं, Z वो बराबर है x डैश माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर में इस दफा आपको सैंपल से वैल्यूज एस्टिमेट नहीं करनी पड़ी, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें कि जनाब आपने टेस्ट कैरी आउट किया एक्स डैश का, पार्ट 1 हम कर रहे हैं जनाब। एक्स डैश में 2.3 माइनस 2.4 ओवर 0.3 ओवर √30 किया, तो आपकी Z की क्या वैल्यू आई है, -1.82 आ रही है, -1.82 आ रही है। अगर आप नोट करें तो ये यहाँ लाई करता है, तो इसका मतलब है ये रेड एरिया में आ गई है, ये डेंजर जोन में आ गई है। डेंजर जोन में आने का मतलब, डेंजर जोन इन अ वे कि 2.4 के लिए डेंजर जोन, 2.4 के लिए डेंजर जोन है। इसका मतलब ये है कि ये 2.4 से 2.3 जो है स्टेटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फार अवे है, फार इनफ है कि हम ये कह सकें कि जी वाकई ट्रेनें इंप्रूव कर गई हैं। पहले 2.4 आवर्स लेती थी, अब 2.3 आवर्स लेती हैं, तो स्टेटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रूवमेंट हुई है, उनके टाइम में इंप्रूवमेंट हुई है, वो अब जरा जल्दी सफर कर लेती हैं। अगर अब आप खुद से अपना जाती अंदाजा लगाते तो आप कहते हैं कि भाई ट्रेन पहले 2.4 आवर्स लेती थी, अब 2.3 आवर्स लेती है, तो इतना कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा ना। ये अब आपका, लेकिन स्टेटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ा है। जो स्टेटिस्टिक्स ने अपने पैरामीटर्स, अपने बेंचमार्क्स रखे हुए हैं, उनमें फर्क पड़ गया है। अच्छा, स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर यहां पर ये होगी कि 2.4 ठीक था, 2.4 ठीक था, और कुदरती ये 30 जर्नी जो हमने मैयर किए थे, बाय चांस इनका आंसर 2.3 आ गया, इस रेड जोन में आ गया, और अभी भी ऑन एवरेज अगर 100, 200 या 300 जर्नीज का टाइम मैयर किया जाए तो एवरेज 2.4 ही आएगी। इसका मतलब है 2. एवरेज टाइम चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमें बाय चांस इन 30 जर्नीज का टाइम ऐसा मिल गया जो इस रेड रीजन में आ गया, तो हमने 2.4 को रिजेक्ट करवा लिया। तो यहाँ टाइप 1 एरर ये होगी कि 2.4 सच्चा था मगर हमने उसको झूठा साबित करवा दिया, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 के बराबर है, सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर ये है कि आप ये चीज देखें, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दैट H नॉट गॉट रिजेक्टेड even when it was true, even when it was true, and this is equal to the significance level। 5% चांस है कि 2.4 ठीक भी हो, तो तब भी आप कोई ऐसा सैंपल डाटा उठा के ले आए। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय टाइप 2 एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो भी बता देते हैं। सर एक मिनट बताइएगा दोबारा कि टाइप 1 एरर कैसी है। हाँ, टाइप 1 थोड़ा एरर बताइएगा यार एक ये बार। होती है, टाइप 1 एरर ये होती है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसको गलत साबित कर दिया। टाइप 1 एरर ये होती है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था और आपने उसे गलत साबित कर दिया। अगर 2.4 ठीक है। बिल्कुल ट्रू भी है, अगर 2.4 बिल्कुल ट्रू भी है, ट्रू मीन है, तब भी 5% चांस है कि आप किसी सैंपल का मीन यहाँ लाए करे और यहाँ लाए करके 2.4 को रिजेक्ट करवा दे। तो जब हम कहते हैं ना टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग विद 95% कॉन्फिडेंस एंड 5% डाउट इन आवर माइंड। और वो 5% डाउट ये होता है कि इवन अगर 2.4 ट्रू भी हो, तब भी 5% चांस है कि आपका एक्स डैश इस डेंजर जोन में आ जाए और 2.4 की छुट्टी करा दे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द स्टैटिस्टिशियंस। तो टाइप 1 सर एरर तो ये। सर 5% मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो 2.4 से हट जाएगा, तो मतलब ये तो बहुत कम थोड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हुई। तो ठीक है ना, 95% चांस होगा। अगर 2.4 ठीक है तो हमने सिस्टम एक रखा हुआ है
कि 95% जो हमारे सैंपल्स हैं वो फिर 2.4 के करीब रहने चाहिए, 2.4 के करीब आंसर उनके आने चाहिए। तो इसका मतलब जब हम बात कर रहे हैं, हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि भाई 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि 5% गलती के हम रहते हुए कि with the fact that we can commit an error of 5%, हम फिर भी जो भी चीज रेड जोन में आएगी हम उसको 2.4 के अगेंस्ट डिसाइड करेंगे। हम ये कहेंगे कि वो फार अवे है फ्रॉम 2.4 और हम 2.4 को रिजेक्ट कर देंगे। और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हमारी कामयाबी का चांस 95% है और हमारी गलती का चांस 5%। जी सही हो गया, ठीक। अब देखें इसमें, अब आप बताता हूं कि टाइप 2 एरर इसमें क्या हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। इसी ग्राफ को दोबारा बनाते हैं। आपने अयान पहले वीडियो देखी थी पिछली कल जो मैंने 2 भेजी हैं? जी सर देखिए। तू बहुत अल्लाह का वली है। अच्छा जी, 0.05 और z की क्या वैल्यू थी और यहां पर क्या वैल्यू थी 2.4। जरा इधर वाले x तो निकाले ना, क्रिटिकल रीजन वाला, वो क्या आएगा? जो वो आएगा जी 2.4 माइनस z स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n करके निकाल लें उसको। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आ रही हो कि कैसे निकाला है, इसको हम x लिमिट कह देते हैं, लोअर लिमिट, तो xl माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n करके z के बराबर पुट कर दें, xl माइनस। और अगर आप पूछेंगे ये फार्मूला है कहां से आ रहा, ये बेसिकली वही x1 वाला, s1 में जो फार्मूला आपने नहीं पढ़ा था वो वाला फार्मूला है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन। सिर्फ स्टैंडर्ड एविएशन की जगह आप स्टैंडर्ड एरर डाल देते हैं। ये यूं, ठीक है, तो ये लोअर लिमिट है। हाँ, ये लोअर लिमिट निकालते हैं 2.4 प्लस 1.645 माइनस 1.645। स्टैंडर्ड एविएशन कितनी थी जनाब? वो थी 0.3। वो कितनी थी जी? 0.3 दी हुई थी उन्होंने, हमें दी हुई है 0.3 और अंडर रूट n यहाँ पर 30 है, सैंपल साइज 30। तो ये वैल्यू कितनी आती है? कैलकुलेटर तो बंदा ये कैलकुलेट करे यार। $2.3099 और 2.31 आवर्स। अच्छा, इसका मतलब ये है बेटा, ये देखें, मैं दोबारा इस कर्व को दोबारा बना देता हूं आपके सामने, ये ग्राफ इस तरह से, और ये यूं, ये 2.4 है, ये 2.31 आवर्स आ गया। ये आपका क्रिटिकल रीजन है। इसमें अगर एवरेज टाइम आएगा तो 2.4 रिजेक्ट हो और 2.1 इधर आएगा तो 2.4 रिजेक्ट नहीं हो। अच्छा, फर्ज करें कि ओरिजिनली ट्रेनें इंप्रूव कर गई हैं और वो जल्दी पहुंचती हैं, और लेट्स से कि कोई और बंदा अपनी जाती रिसर्च कर रहा है और उसने देखा है कि एवरेज टाइम अब 2.2 हो चुका है, ठीक है कि नहीं, और ये ब्लैक वाली डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल है। तो अब आप ये चीज देखें कि यहां पर ये 2.31 यहां आ गया, ठीक है। अब इसको जरा गौर से देखें, यहां पर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या होगी? टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर होगी एक्सेप्टिंग 2.4 when it was wrong, accepting 2.4 when it was wrong, या आप इस तरह लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ accepting H naught when it was to be rejected, कि उसे रिजेक्ट करना था लेकिन एक्सेप्ट कर दी, ठीक है। और ये तब होगा जब सैंपल मीन जो है वो 2.31 आवर से बड़ा आएगा, क्योंकि जब सैंपल मीन 2.31 आवर से बड़ा आएगा
तो वो 2.4 के फेवर में डिसाइड होगा। और अब देखिए 2.31 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी ये शेडेड रीजन है, इसलिए कि टाइम वाकई चेंज हो गया। इनफैक्ट टाइम अब 2.2 आवर्स है और नई डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन है उस ट्रेन टाइम की वो ब्लैक के अंदर फॉलो हो रही है। तो ये ब्लैक एरिया रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एरिया। ब्लैक एरिया क्या है कि जो नई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, और ये इस पे आप किस तरह से निकालेंगे, z कैलकुलेट करें, 2.31 माइनस यहां पर 2.2 लिखे माइनस करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल म्यू अब ये है, किसी ने आपको किसी और सोर्स ने आपको बता दिया। तो 0.3 ओवर √30 करके यूं आप निकाल सकते हैं। तो टाइप 2 एरर आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से, किसी डिफरेंट सोर्स से आपको ओरिजिनल म्यू पता चलता है। यानी एक म्यू उन्होंने आपको पुराना दिया हुआ हो और आपके पैरेलल कोई शख्स रिसर्च कर रहा है और वो आपको बताए कि नहीं नहीं म्यू तो चेंज हो रहा है, और तब आप अपने डेटा के अंदर टाइप 2 एरर कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको इनफैक्ट किसी पैरेलल सोर्स से पता चले कि नहीं ट्रू मीन तो ये था और आपने जब कैलकुलेशन की तो आपने ये गलती कर दी है इसमें। अब आगे आ जाए जनाब, हम अगली बातें करते हैं। इससे पहले कि ये हम क्वेश्चन करें, ये वाले जो हैं ये पॉइसन के क्वेश्चंस हैं और ये कुछ बायनोमियल के क्वेश्चंस हैं। और आप में से बायनोमियल और पॉइसन वाली वीडियो किसी ने कितनों ने नहीं देखी है? बेटा पॉइसन और बायनोमियल वाली वीडियो कितनों ने नहीं देखी? हेलो बेटा पॉइसन, हाँ सर देखी हुई है, देखी भी है सर। ठीक है, अच्छा चलो बहरहाल मैं नहीं, जो अभी नई कल जो लॉन्च हुई है, जो कल मैंने की है। जी सर देखिए। अच्छा पहले तो मैं थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही रहता हूँ, जरा मैं वो बात करता हूँ। फर्ज करें जनाब, मैं मिसाल देता हूँ कि इसकी कौन सी हम मिसाल ले लें, ऐसा कर लेते हैं जनाब के फर्ज करें वो एक बच्चा है, वो कहता है जी कि एक खास कोई स्टूडेंट है, या बल्कि ए लेवल के जनरल स्टूडेंट्स की बात हम करते हैं, जो आजकल नए बच्चे आ रहे हैं उनकी बात करें जो फर्दर मैथ नहीं लेते। ए लेवल के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और न्यू स्टूडेंट्स भी वो जो बहुत ज्यादा फेसबुक पे और यूट्यूब पे और इस पे मुख्तलिफ चीजों पे अपना टाइम जाया करते हैं। अब जाहिर है इस तरह के बच्चे जब अपना बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हैं तो इनकी ना इंटेलिजेंस कम हो जाती है, और इनकी फर्ज करें कि जी अटेंशन स्पैन जो है ना, एक बड़े डेटे में उन्होंने किया जी कि इनकी अटेंशन स्पैन जो है पुराने, बल्कि पहले हम कहते हैं जी पहले जो माजी में बच्चे थे उनका अटेंशन स्पैन 50 मिनट्स होता था, वो 50 मिनट्स तक कंसंट्रेट कर सकते थे, और उस बात की स्टैंडर्ड एविएशन थी 10। ठीक है कि नहीं? अब एक बंदा आर्ग्यू करता है कि नहीं जी स्टैंडर्ड एविएशन चेंज हो गई है, तो हम नल हाइपोथेसिस, सॉरी स्टैंडर्ड एविएशन नहीं, एवरेज चेंज होगी। नल हाइपोथेसिस ये है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन 50 मिनट्स है, अल्टरनेटिव कहता है कि 50 नहीं है। अच्छा अभी फिलहाल हम टू टेल टेस्ट कर रहे हैं, हम ये वाला टेल टेस्ट नहीं कर रहे कि जिसमें वो ये कहे कि कम हो गई है। ठीक है, टू टेल टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जनाब उसने ना तकरीबन 100 बच्चों को का किया, क्या उसे कहते हैं, डाटा चेक किया उस बंदे ने, और उसका जो है वो एक्स डैश अभी मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें आपकी बाउंड्रीज क्या है। अगर 50 ट्रू है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगी, और टू टेल टेस्ट है तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम दोनों तरफ शेड कर देंगे। ये चीज 0.025 कहलाएगी, ये चीज भी 0.025 कहलाएगी, और यहाँ पर z की वैल्यू है 1.96 प्लस, और यहाँ पर z की वैल्यू है -1.96। ठीक है कि नहीं है? इस रीजन को कहते हैं क्रिटिकल रीजन, और इसको भी क्या कहेंगे, क्रिटिकल रीजन। और ये वो रीजन है जिसमें अगर आपका आंसर आया h0 x डैश का तो वो 50 के फेवर में डिसाइड होगा, और अगर वो रेड रीजन में आया तो वो 50 से फार अवे डिसाइड होगा। और ऐसा करते वक्त चांस है कि हम 5% गलती कर दें, टाइप 1 एरर कमिट कर दें। अच्छा जी, अब ये चीज देखें कि इसमें मैं जानना चाहता हूं
कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो मैं 50 प्लस माइनस z स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n का वैल्यू इस्तेमाल करता हूँ। 50 प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू ले लें, 10 आई है उसने दी हुई है और सैंपल साइज 100 है, तो 50 प्लस माइनस 1.96 आ गया। 10 ओवर 10 ये कट गया, तो ये चीज कितनी बनती है, ये बनती है 48.04 मिनट्स टू 51.96 मिनट्स बनते हैं। ठीक है, अच्छा फर्ज करें कि एक और बंदा पैरेलल एक रिसर्च कर रहा है, कोई और बंदा है जो इसके पैरेलल रिसर्च कर रहा है और उसकी कोई ब्रॉड बेस्ड रिसर्च है, उसने तो कोई 5-6 हजार नए बच्चों का उसने डाटा इकट्ठा कर लिया है, वो तो कोई बहुत ही हाई फाई हार्वर्ड लेवल की रिसर्च कर रहा है। आपको पता है हार्वर्ड की जो रिसर्चें होती हैं वो कई कई साल चलती हैं, 50-50 साल रिसर्च चलती है उनकी, और उसमें बहुत बड़ा बड़ा कई लाखों का डाटा होता है। अच्छा ये चीज देखें कि ये फर्ज करें कि इसके पैरेलल एक बंदा रिसर्च कर रहा था और जो पैरेलल बंदा रिसर्च कर रहा था वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा था कि बच्चों का अटेंशन स्पैन वाकई चेंज हो चुका है और वो एक्चुअली अब 47 मिनट्स, बच्चों को बहुत ज्यादा। अच्छा ये वैल्यूज थोड़ी सी आपको बड़ी अजीब और गरीब लगेंगी, लेकिन फिलहाल इनको इसी तरह से आप ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद से ही सारा डाटा सपोज कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यूज आपको अजीब और गरीब लग सकती हैं। अब देखें ये जो आपको 47 दिया हुआ है, ये किसी पैरेलल रिसर्च से आपको ट्रू मीन पता चल गया कि वो यूं। अब यहां पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या है, probability of type 2 error is equal to probability of accepting 50 as right answer। आपने इतनी सारी अंग्रेजी पेपर में नहीं लिखनी है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए लिख के दे रहा हूं कि आपको एक दफा समझ आ जाए। राइट आंसर, probability of accepting 50 as right answer, and this is equal to probability of आप कहेंगे accepting H naught when in fact it was wrong, when in fact it was not, और यहां पर भी आप इस तरह से लिखें probability of accepting H naught when it was wrong। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब आप ये बराबर किसके है, आपका सैंपल मीन जो है वो इस रेंज में है, क्योंकि आपका सैंपल रेंज इस मीन में इस रेंज में आया तो आप उसे 50 के फेवर में डिसाइड करेंगे। आपको पता है कि आप इधर कहीं वैल्यूज आई तो आप उसे 50 के फेवर में डिसाइड करेंगे। ठीक है, और आप एरिया आप देखें ये क्या है, क्रिटिकल रीजन्स किसके हैं, 50 के। जब मैं पहले टाइप 2 एरर बच्चों को पढ़ाया करता था तो मैं उनको एक स्लोगन दिया करता था, मैं कहा करता था क्रिटिकल रीजन्स पुराने के, सीआरस पुराने के, एरिया नए के अंडर, एरिया नई डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। आप देखें कि इस क्रिटिकल रीजन्स मैंने किसके लिए हैं, पुराने के, और एरिया में कहां कैलकुलेट कर रहा हूं, नई डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, जो जिसके बारे में उसने कहा कि इनफैक्ट असल मीन 47 था। तो क्रिटिकल रीजन्स पुराने के और एरिया नई डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। और जब मैं यहां पर 48.05 में से 47 माइनस करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं 47 को ही ट्रू मीन समझ रहा हूं। यहां पर अंडर रूट स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एरर 51.96 माइनस 47 ओवर स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n, और फिर इसको आप आगे हल कर सकते हैं। अगर आपकी गलती से फर्ज करें आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1.9, z यहां आ गया 3। अब आपको पता है कि z की जो प्रोबेबिलिटी होती है आपने पढ़ी हुई है कि यहाँ z1 2 आपने कभी z इज इक्वल टू 3 से बड़ी वैल्यू कभी भी नहीं पढ़ी, कभी पाला ही नहीं पड़ा आपका। आप 1.96 1.9 कहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। आप इसको समझें कि ये बस 1.9 एंड अबव ही एरिया है। आप 3 को इग्नोर करें और इस चीज को यूं इंटरप्रेट करें कि जी बस मेरे 1.99 से आगे ही जाना है, और इसे 1 - 5 of 1.9 कहकर यूं आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। बेटा इस तरह किया जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है
कि आप 4 केसेस हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप क्रिटिकल रीजंस निकाल सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं और आप फैसला कर सकते हैं। मैं दोबारा एक दफा बात दोहराता हूं, जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो क्या बात है, वो ये चीज देखें, दोबारा आप मेरी बात सुने, मैं समराइज करता हूं। पहली बात है हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये होती है कि पुरानी किसी बात को, पुरानी कोई सोच है, पुरानी कोई ख्याल है, उसके आप नए ख्याल से चैलेंज करते हैं, या नई पुरानी रिसर्च को नई रिसर्च से चैलेंज करते हैं, या पुरानी किसी सेंसस के रिजल्ट को किसी, या H0 ये भी हो सकता है कि कोई बंदा कुछ क्लेम कर रहा है, कोई दावा कर रहा है कि जी मैं तो ये कर सकता हूँ, तो H0 उसको चैलेंज करता है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, और फिर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट एक एविडेंस लेकर आते हैं स्टेटिस्टिकल, किसी सैंपल का मीन, और फिर स्टेटिस्टिक्स डिसाइड करती है कि ये सैंपल मीन किसके फेवर में डिसाइड होगा। बाज़ का वो सैंपल मीन कहीं बीच में पड़ा हुआ होता है और समझ नहीं आ रही होती। जिस तरह अभी आपने देखा कि 2.4 आवर्स थे और मैंने कहा कि जी पिछले 30 जर्नी का जो एवरेज टाइम है वो 2.3 आवर्स है, तो बंदा के यार 0.1 आवर का ही फर्क पड़ा है ना, तो आप अपनी जाती राय में बगैर किसी कैलकुलेशन के कंक्लूड करेंगे कि इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्टेटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ा है। तो स्टेटिस्टिक्स के बेंचमार्क आपके बेंचमार्क से जरा डिफरेंट हो सकते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स ने अपने एक सिस्टम बनाए हुए हैं और उनके हिसाब से सिस्टम देखती है, यानी स्टेटिस्टिक्स किसी भी मीन के गिर्द एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बना लेती है और फिर उसकी टेल्स को शेड कर देती है बाय एन एरिया ऑफ 0.025। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होता है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होता है और 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होता है। कुछ भी ना मेंशन हो तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लिया जाता है। अदरवाइज वो खुद भी कह सकता है कि टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नॉर्मली 10% से ज्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं होता। जब ये कहा जाए टेस्ट एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब है कि टेस्ट एट 90 बिलीविंग दैट 95% आपको कॉन्फिडेंस है और 10% डाउट है, 10% आप गलती कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने आपके सामने 3 तरीके, 3 बातें जिनके जरिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो सकती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी जाती। वो 3 बातें क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात ये है कि फर्ज करें कि वो कहता है जी कि नल हाइपोथेसिस जो था मिसाल है वो 200, ऐसी में बात है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के भी 3 बातें कि या तो वो कहे कि ये नल हाइपोथेसिस 200 नहीं है, या अल्टरनेटिव कहे कि जी एवरेज जो है वो 200 से ज्यादा है, या वो कहे कि एवरेज 200 से कम है। 3 तरह के एतराजात हो सकते हैं। इसे कहते हैं टू टेल टेस्ट, इसे कहते हैं सिंगल टेल टेस्ट, और ये भी क्या है, सिंगल टेल टेस्ट कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? ये 3 बातें इस तरह से हो जाती। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इनके सिंगल टेल टेस्ट के बाद ये 3 बातें हो सकती हैं। तो फिर आगे देखते हैं क्या है। फर्ज करें कि वो कहता है जनाब के उसका जो कोई एक्स डैश आया, फर्ज करें हम इसमें से कौन सा ले लें, चलें ये वाला पहले ट्राई कर लेते हैं, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा ले लें, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं, या अगर आप कहते हैं तो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले, चलें 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लें। अब 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं और एक्स डैश जो कि एज ए चैलेंज पेश हो रहा है इसको, वो हम कह लेते हैं वो है जी 210। स्टैंडर्ड एविएशन हम अपनी आसानी के लिए ले लेते हैं, लेट्स से 7 ले लेते हैं और सैंपल साइज हम 49 ले लेते हैं। ऐसा हम जानबूझ के कर रहे हैं। इस तरह से नहीं, इस तरह से फिर हमारा लाजमी रिजेक्ट ही होगा। 1 मिनट है। एक्स डैश हम ले लेते हैं बेटा 201.5 कह लें, इस तरह कर लें। ठीक है कि नहीं? तो ये एक्स डैश जो है ये हमें अल्टरनेटिव किसी से मिला है, सोर्स से मिला है, किसी रिसर्च से 49 सैंपल, आप 49 मेंबर्स आपने उठाए थे एक सैंपल में, उनकी आपने एवरेज कैलकुलेट की थी। अब चूंकि ये मैंने इसलिए ये वैल्यू इसलिए चेंज की है कि चूंकि मैं खुद से डाटा बना रहा हूँ, तो आपको पता है जब टीचर खुद से डाटा बनाते हैं तो अमूमन उनके बड़े वेवर्ड किस्म के आंसर आते हैं। उनके जेड की वैल्यू कहीं आसमानों पे पहुंची होती है, जो हमारा एक नॉर्मल रेंज होता है स्टैंडर्ड एविएशन का, उसमें वो नहीं लाई कर रही। अच्छा जी, अब आप देखें 2% टेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल है, ये हम बना लेते हैं अपना Z का टेबल, ये 200 हो गया।
और ये हम एरिया शेड कर लेते हैं दोनों तरफ टेल्स का, और फर्ज करें चूंकि 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो ये 0.05 हो गया, ये भी 0.05 हो गया। और हमें पता है, हम आराम से z की वैल्यू जो निकाल सकते हैं, हमें पता है कि वो 1.645 है z की वैल्यू यहाँ, और यहाँ पर भी -1.645। ठीक है कि नहीं? अब आप देखें कि आपका मेथड 1 क्या है, किस मेथड 1 कौन सा है जिसके जरिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। मेथड 1 ये है कि आप z निकालें। मेथड 1 ये है कि आप अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक z निकालें, वो z जो इस z से कंपेयर किया जाएगा, वो आपने x डैश माइनस एक्चुअल म्यू जो नल हाइपोथेसिस का म्यू है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट एन, यानी ओवरऑल स्टैंडर्ड एरर से डिफाइन कर दिया। अगर आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन नहीं अवेलेबल तो आप सैंपल से एस्टिमेट करते हैं, और सैंपल से आप एस्टिमेट करें तो n कम से कम 30 से बड़ा होना चाहिए z टेस्ट लगाने के लिए। z टेस्ट लगाने के लिए सैंपल साइज 30 से बड़ा होना चाहिए। अब आप देखें z बराबर किसके, x डैश आपका आ गया 201.5 माइनस 200 ओवर स्टैंडर्ड एविएशन n, और ये इसको 49 ले लें। ये कैलकुलेशंस मैं इसलिए अपनी आसान करके ले रहा हूँ ताकि ये हम जल्दी से कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर। अब देखें 1.5 कहाँ लाई कर रहा है, 1.5 यहाँ आ रहा है, 1.5 यहाँ आ रहा है तो इसे 200 के करीब डिक्लेयर किया जाएगा, और हम कहेंगे H नॉट एक्सेप्टेड। ये एक तरीका है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का। मेथड 2 क्या है वो भी हम यहीं पर लिखते हैं। मेथड 2 के लिए मैं इंक बदल देता हूं। मेथड 2 ये है कि आप z नहीं कैलकुलेट करते, आप अपने 200 के क्रिटिकल रीजन्स पहले निकाल लेते हैं। आप 200 की अपने आगे पीछे की उसकी ओरिजिनल बाउंड्रीज पहले निकाल लेते हैं। आप पहले से ही 200 की बाउंड्रीज निकाल के बताते हैं जी 200 प्लस माइनस 1.645, स्टैंडर्ड एविएशन क्या है जी, वो 7 अंडर रूट 49, तो ये वैल्यू बनती है 200 प्लस माइनस 1.645। इसको आप 200 में से 1.645 को अगर आप माइनस करें तो आपका बनता है जनाब 198.355 से लेकर 201.645 kg। अब आप देखें ये नल हाइपोथेसिस वाले ने पहले से ही अपनी क्रिटिकल रीजन अनाउंस कर दी। उसने कहा कि जनाब ये मेरा 200 है, ठीक है कि नहीं, ये इसके गिर्द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसने कहा आगे की वैल्यू ले लेता हूं 201.645, और उसने कहा जी पीछे की वैल्यू ले लेता हूं 198.35, और उसने कहा कि जाओ तुम्हारा एक्स डैश अगर इस रेंज में आया तो मेरे 200 के फेवर में डिसाइड होगा, अगर तुम्हारा एक्स डैश 201.645 से बड़ा आया तो मेरे अगेंस्ट डिसाइड होगा, या तुम्हारा एक्स डैश यहाँ आया। तो हमने वो निकाला, वो 201.5 था, वो यहाँ आ रहा था, तो हमने फैसला कर लिया कि ये 200 के फेवर में डिसाइड होगा। तो मेथड 1 में क्या होता है कि आप z कैलकुलेट करते हैं। मेथड 1 में क्या होता है कि आप z कैलकुलेट करते हैं, और z कैलकुलेट करके आप उस z को जो क्रिटिकल रीजन्स वाली z होती है उससे कंपेयर करते हैं, और अगर वो उस z से कम हो तो वो h नॉट के फेवर में डिसाइड हो जाती है। अगर आपकी कैलकुलेटेड z, जिसे आप अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक कहते हैं, आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक अगर वो जो बाउंड्री पे जो जेड्स हैं, जो क्रिटिकल रीजन से रिलेटेड जेड्स हैं, उनसे बड़ी आ रही है, इस तरफ बड़ी आ जाए न्यूमेरिकली, या इस तरफ बड़ी आ जाए न्यूमेरिकली, बड़े होने का मतलब है ये -1.645 है तो -1.9 आ जाए तो वो न्यूमेरिकली बड़ी है। तो वो न्यूमेरिकली बड़ी आ जाए तो वो कहती है कि जी सैंपल का जो मीन है वो टेल्स में आ गया, टेल्स में आ गया तो वो 200 से फार अवे डिसाइड हो जाता है, 200 से फार अवे डिसाइड हो जाएगा तो H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। मेथड 1 जो है वो Z के थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता है। मेथड 2 में ये होता है कि जो 200 है वो पहले से ही अनाउंस कर देता है कि जी तुम्हारा सैंपल मीन इसके बीच में आया तो मेरे फेवर में डिसाइड होगा, तुम्हारा सैंपल मीन 198.355 से कम आया या 201.645 से बड़ा आया तो मेरे अगेंस्ट डिसाइड होगा, और H1 एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मेथड 2 जो है वो क्रिटिकल रीजन्स को पहले से डिफाइन करके
फिर एक्स डैश को उन क्रिटिकल रीजन से जो है वो क्या कहते हैं कंपेयर करने का नाम। मेथड 3 जो है वो आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मेथड 3 ज्यादातर बाइनोमियल और पॉइसन में ज्यादातर मेथड 3 ही इस्तेमाल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टीचर्स शुरू में मेथड 3 इसलिए पढ़ाते हैं कि जब वो पॉइसन और जी 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 सर ये जो मेथड 1 है ये सिंगल टेल के लिए है? ये सिंगल टेल और टू टेल दोनों के लिए चलेगा। मेथड 1 सर, ये मेथड 1 और मेथड 2 की थोड़ी सी ब्रीफ आप बता देंगे, मेरा इंटरनेट इशू आ रहा था। क्या दोबारा कहाँ से बताऊं? ये मेथड 1 और मेथड 2। अच्छा, मेथड 1 में ये है बेटा कि आप क्या करते हैं, आप z कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? z कैलकुलेट करते हैं। मैं इस तरह दोबारा किसी डायग्राम के थ्रू बना के दिखाता हूं आपको। फर्ज करें जनाब मेथड 1 की और सबकी बातें दोबारा एक नया नल हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब के नल हाइपोथेसिस ये है कि जनाब आप यूं कह लें कि जनाब पिंडी में पहले क्या कहते हैं 400 मिलीमीटर बारिश होती थी सालाना। आपको पता ना बारिश मैयर कैसे करते हैं? पता है आपको कैसे मैयर करते हैं? ये एक ट्यूब होती है, ठीक है कि नहीं, और उसमें जब बारिश शुरू होती है तो बारिश इसमें गिरना शुरू हो जाती है। अब इसमें फर्ज करें वो नोट कर लेते हैं जी कि पानी बारिश जब शुरू हुई तो पानी था 113 मिलीमीटर पे। बारिश होती रही, 3 घंटे बारिश हुई, पानी इसमें भर गया और भर कर आ गया जनाब 170 मिलीमीटर पर। तो वो इस रीडिंग में से ये वाली रीडिंग माइनस करके बताएंगे जी कि आज जो है 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये मतलब जब वो कहते हैं ना 57 मिलीमीटर बारिश हुई है, इसका मतलब है कि अगर बारिश जहाँ हुई है होकर वहीं खड़ी रहती तो 57 मिलीमीटर डीप पूल बन जाता पानी का पूरी वाटर सरफेस, पूरी प्लेनेट अर्थ की उस जगह की सरफेस पे। तो जब वो फिर वो पूरे साल की सारी गिनते हैं तो पुराने जमाने में 20-30 साल पहले पिंडी में बहुत बारिशें होती थी जब इतने ज्यादा ये ट्रैफिक के मसाइल नहीं थे। तो 400 फर्ज करें वो कहते हैं 400 मिलीमीटर बारिश हुई है पिंडी में, और स्टैंडर्ड एविएशन हम कह लेते हैं जी कि 50 मिलीमीटर ले लेते हैं स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। अब अल्टरनेटिव कहता है जनाब के बारिश अब कम होती है पिंडी में, म्यू इज इक्वल टू 400 एंड म्यू इज लेस देन 400, और वो ये कहते हैं जी कि पिछले 9 सालों, पिछले कितने 9 सालों में जनाब जो एवरेज बारिश रिकॉर्ड की गई है ना पिंडी में, वो कह लेते हैं जनाब ऐसे है, कह लेते हैं जनाब 370 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बारिश पिंडी में डिक्रीज कर गई है और एवरेज बारिश ये है। अब वो कहते हैं जी कि आप टेस्ट करें कि ये वाकई 370 को हम 400 से फार अवे डिसाइड करें या 370 को 400 के करीब डिसाइड करें, या 370 को कहें कि 400 से इतना दूर नहीं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैरी आउट करने के। मेथड 1 क्या है? अच्छा, ये अब सिंगल टेल्ड है। क्यों? ये टेस्ट कौन सा? सिंगल टेल टेस्ट। अब देखिए यहाँ 400 बन गया, ये आपने नॉर्मल का कर्व बना लिया इसके गिर्द। अब इसके गिर्द नॉर्मल का कर्व बनाकर आपने यहाँ एरिया शेड कर दिया, और कुछ भी ना मेंशन हो तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर ये हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करें तो ये एरिया 0.05 होगा, और जब ये एरिया 0.05 होगा तो यहाँ पर z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.645। आप बेशक टेबल से देख लें, यही वैल्यू है। ये z की वो वाली वैल्यू है जो सिग्निफिकेंस रीजन से, सिग्निफिकेंट रीजन जहां से शुरू होता है, जहां से क्रिटिकल रीजन शुरू होता है, जहां पर वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बाउंड्री की वैल्यू। दूसरी z आप अपनी कैलकुलेट करते हैं अपने सैंपल की। अब आपने वो वाली z कैलकुलेट की, इस z को कहेंगे आवर टेस्ट स्टेटिस्टिक। ये होगा x डैश माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एविएशन ओवर √n। स्टैंडर्ड एविएशन अगर पुरानी अवेलेबल है तो वो हम इस्तेमाल करेंगे, और क्या कहते हैं पुरानी सेंसस की स्टैंडर्ड एविएशन हम नए में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 370 माइनस 400 ओवर स्टैंडर्ड एविएशन 50 √9 जनाब, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या बनता है? ये बनता है -30 ओवर 50 ओवर 3, ये बन गया जी -90 ओवर 50 -1.8। अब -1.8 इस जगह डिसाइड होगा,
आप देखें रेड रीजन में आ रहा है, तो ये आपका जो Z है ये इस वाले Z से इस रीजन में डिसाइड हो गया, तो आप कहेंगे कि जी H0 रिजेक्ट हो गया, कि वाकई पिंडी इस्लामाबाद में एवरेज बारिश अब कम होती है, अब ये उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। ये है मेथड 1। मेथड 1 में आप दो जेडों को कंपेयर करते हैं, एक जेड वो जो क्रिटिकल रीजन की बाउंड्री पे लाई करती है, और एक जेड जो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक है जिसके थ्रू आपने टेस्ट कैरी आउट किया है, जो आपके सैंपल मीन से रिलेट हो रही है, और उसे कंपेयर करते हैं। अब मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ये है कि 400 बहुत ही डरा, 400 ने अपनी रिजेक्शन के रीजन से, डर से पहले से ही अपना क्रिटिकल रीजन एक डिफाइन कर लिया। अगर 400 का अपर रीजन देखना हो, अपर बाउंड्री देखनी हो, तो ये फार्मूला होता है। 400 से नीचे वाली बाउंड्री देखनी हो तो ये रीजन होता है। 400 की दोनों बाउंड्रीज देखनी हो तो 400 प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन ओवर अंडर रूट n होता है। आप कहें ये कहाँ से फार्मूला आया, तो अगर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा। और अगर आपको याद हो, हमने सिमेट्रिक इंटरवल S1 का एक न्यूमेरिकल किया था, तो उसमें भी ये फार्मूला यूं लिखा था, जब हमने स्टैंडर्ड एरर अभी डिफाइन नहीं की थी कि म्यू प्लस माइनस z स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर से रिप्लेस कर दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, हम चूंकि सिंगल टेल टेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये वाली सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को देखेंगे। तो हम उसका क्रिटिकल रीजन लोअर वाला देखेंगे, म्यू 400 माइनस 1.645, यहाँ जो Z इस्तेमाल होगा वो क्रिटिकल रीजन वाला Z इस्तेमाल होगा, और स्टैंडर्ड एविएशन 50 और अंडर रूट 9 आपने यहाँ कर दिया। आपका आंसर क्या आया जनाब? आपका आंसर आ गया 400 सर 372.6। 372.6। अब वो जो H0 वाले लोग थे, उन्होंने पहले से ही फैसला कर दिया कि जनाब 372.72 हमारी बाउंड्री है, यानी ये हमारा 400 है, और ये 372.6 मिलीमीटर हमारी बाउंड्री है। अगर पिछले 9 साल की एवरेज रेनफॉल यहाँ फॉल कर रही है तो वो 400 के से फार अवे डिसाइड होगी, और अगर वो 372.6 से ज्यादा एवरेज बन रही है तो वो 400 के फेवर में डिसाइड होगी। तो अब आप देखें, आपकी तो एवरेज जो आपने पहले कैलकुलेट की थी, जो अब पिछले 9 सालों की, वो 370 है। 370 क्लियर कट 372 की इस बाउंड्री में, इस रीजन में लाई कर रही है, तो आप कहेंगे H0 रिजेक्ट हो गया। तो आप क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करके उसे अपने x डैश से कंपेयर कर सकते हैं, या आप z की वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। ये दो मेथड है। अब मेथड 3 पर आ जाएं बात कर, ठीक है भाई कि नहीं? अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। मेथड 3 क्या है? मेथड 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। मेथड 3 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पॉइसन और बायनोमियल में इस्तेमाल ही ये होता। मेथड 3 ये है कंपैरिजन बाय प्रोबेबिलिटी। ये है कंपैरिजन बाय प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? वो मैं एक एक्सेल में ना, एक S1 का कोर्स होता था, तो उसमें जब वो पढ़ाते थे तो वो कराते ही मेथड 3 से थे, ताकि वो कहते थे कि बच्चों को नॉर्मल से मेथड 3 की प्रैक्टिस पड़ी हुई हो तो वो फिर पॉइसन और बायनोमियल में भी इजीली चलते हैं। कंपैरिजन बाय प्रोबेबिलिटी ये है कि आप ये कहते हैं कि जनाब ये आपका 400 ml है, ये आपको पता है कि ये रीजन 0.05 है। अब आपने कैसे डिसाइड करना है कि 370 यहां आता है या यहां आता है? आप वो कहता था, आप चुप करके, अच्छा 370 इधर है ना, तो 370 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहां आता तो आप यहां से लेकर आगे की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। वो कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन लाइज बिलो योर वैल्यू दैट यू हैव कैलकुलेटेड। अब आप इसको फर्ज करें आगे, आप भले आप प्रोसीजर सारा वो डिराइव करें, वो स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करके 1 - 5 ऑफ करके, फर्ज करें आपका आंसर आता है 0.04। अब 0.04 आता है, आप कहेंगे कि जनाब ये था एवरेज 400 और ये शेडेड रीजन की वैल्यू बनती है 0.05। उसने कहा 370 यहां लाए करता है। क्यों? क्योंकि 370 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी 0.05 से छोटी है, इसलिए
जो कि वो क्रिटिकल रीजन में आ गया है, तो तब जनाब 400 रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 370 एंड बिलो की प्रोबेबिलिटी 0.04 ना होती, 0.07 आ जाती, तो हम कहते हैं कि वो क्रिटिकल रीजन या शेडेड रीजन से इधर करके लाया करता है। इसीलिए 370 एंड बिलो की वैल्यू जो है वो 0.05 से चूंकि बड़ी आई है, तो वो 400 के फेवर में डिसाइड होगी। तो इस तरह से स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो अपनी डिसीजंस देती है। अगर आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यहां आया होता 420 आया होता, तो आप 420 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकालते और उसको फिर इधर जो रीजन है 0.05 उससे कंपेयर करते। अगर वो प्रोबेबिलिटी 0.05 से बड़ी आई होती तो वो 420 400 के फेवर में डिसाइड होता। अगर 420 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम आई होती तो 400 से अबव डिसाइड होता और हम कहते हैं जी कि एवरेज रेनफॉल इंक्रीज कर गई है। जिस तरह आप एक किस्म का एक और नाला हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव बना सकते हैं कि जब से क्वारंटाइन शुरू हुआ है पिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक बहुत जीरो हो गई है। जब ट्रैफिक बहुत जीरो हुई है तो बादलों में जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन धुआं काज करता था वो नहीं हुआ, तो नतीजतन बहुत ज्यादा बारिशें एकदम आपको अप्रैल में और मार्च के एंड में मिली हैं। ये बिल्कुल उसी स्टाइल की बारिशें हैं जो आज से 30 साल पहले बारिशें हुआ करती थी पिंडी इस्लामाबाद। तो उसकी वजह तो अब आप एक नया हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं जी कि क्वारंटाइन पीरियड में कि एवरेज बारिशें जो है वो पिंडी में डिक्रीज करके आप कह सकते हैं पिछले 10 सालों की 370 पे चली गई हैं, और अल्टरनेटिव इस क्वारंटाइन पीरियड में एवरेज रेनफॉल जो है वो 370 से ज्यादा हुई है, क्योंकि हमने जो नोट किया है तो वो 420 पे जा रही है एवरेज रेनफॉल जो इन दिनों में सारी हुई है मिलीमीटर। तो इस तरह से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है जनाब आपका Z1 Z2। अब आप मुझे बताओ रेहान एजाज, तुम्हें तीनों मेथड समझ आ गए हैं कि नहीं? जी सर, तीनों आ गए। आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर का समझ आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और टाइप 2 एरर का स्लोगन याद है, क्रिटिकल रीजन पुराने के एरिया नए के अंडर। टाइप 2 एरर का स्लोगन क्या है? क्रिटिकल रीजन पुराने के एरिया नए के अंडर। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। अब हम जो है ना वो Z डिस्ट्रीब्यूट उसके बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं, बायनोमियल और पॉइसन की। बेटा आज इसको हमने खत्म करना है, अब हम बहुत तंग आ गए इससे सारे से। तो क्या कहते हैं, शुरू करते हैं बायनोमियल। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बायनोमियल का अपना मेथड जिसके जरिए आप आराम से वो कर सकते हैं। मैं जल्दी से टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है कि नहीं? अब वो कहते हैं जनाब, मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे कह लें, एक बच्चा कहता है जी सर इरफान जो है ना वो बड़ा तेज पढ़ाते हैं, उनकी समझ नहीं मुझे आती। उसने कहा जी कि मुझे ना उनकी समझ 30% ओकेजन पर आती, ठीक है कि नहीं? तो बायनोमियल मॉडल हमने ये 0.3 कर लिया। अब अल्टरनेटिव ये था कि जब उसने मुझे बताया कि सर मुझे तो आपकी 30% समझ आती, मुझे बड़ी गिल्टी फीलिंग हुई, तो मैंने अपनी स्पीड जो है ना वो थोड़ी आस्था करके जरा कोशिश की कि मैं जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो अब मैंने नया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया। मैंने कहा उसे बेटा तुम्हारी समझ जो है मेरे लेक्चरों की तुम्हें 30% से बेहतर आना शुरू हुई है। तो पिछले 10 लेक्चरों का मैंने का हवाला दिया। उसने आगे कहा मुझे पिछले आपके 10 लेक्चरों में से 6 समझ आ गए। अब हमने देखना है कि ये 6 जो उसको समझ आए हैं। अब ये देखिए, ये सैंपल मीन नहीं है, ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है। ये बात नोट करें, ये सैंपल मीन नहीं है, ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है। और इसी को यही आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक बन जाएगा और इसी से ही आपने टेस्ट कैरी आउट कर देना है। जो आप पहले आप एक्स डैश टाइप निकालते थे ना, सिग्मा एक्स ओवर एन, वो कुछ नहीं है। ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है कि आउट ऑफ 10 लेक्चर उसने कहा मुझे 6 समझ आए हैं, तो उसने एक सिंगल स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है कि नहीं? अब आए देखें इसको हम कैसे समझते हैं। आपको पता है म्यूज इक्वल टू एनपी होता है। तो म्यूजिक ये मैं आपने जरूरी नहीं कि आपने सारी वर्किंग पेपर में करनी। अच्छा, बल्कि जो मैं ब्लू में देख रहा हूँ ना, ये सारा आपने आप सिर्फ ये कह लें कि आपने पेपर में ये लिखना है और उसके बाद जो कुछ मैं ब्लैक में लिखूंगा ना वो आपने पेपर में लिखना है। आपने ये बारी मेरी सारी ब्लू की रीडिंग और वर्किंग नहीं करनी, आपने नहीं करनी। ये 3 हो गया जनाब। तो मैंने ना एक आपको समझाने के लिए बना दिया जी कि ज़ाहिर एवरेज 3 है तो एवरेज 3 की ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। थ्री की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब ये मैं जो इस ब्लू के अलावा जो कुछ ब्लू में लिख रहा हूं वो आपने नहीं पेपर में करना। इस तरह प्रोबेबिलिटी बन गई।
ठीक है कि नहीं? अब मैंने देखना है कि क्या ये जो उसने बच्चे ने कहा है कि 6, मुझे 10 में से आपके 6 लेक्चरों की समझ आई है, तो इसको मैंने डिसाइड करना है कि ये आया इसमें फॉल करता है, यानी 3 अगर मेरा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मैं इसको कंपेयर करूं और ये रीजन डिफाइन करूं 0.05, अब मैंने देखना है कि 6 यहां फॉल करता है कि नहीं करता, या 6 यहां फॉल करता है। अगर तो 6 यहां फॉल करता है तो मैं खुश हो जाऊंगा कि यार अब उसको मेरी थोड़ी बेहतर समझ आना शुरू होगी, और अगर 6 इधर हो गया तो मैं अपना समूह लेके रह जाऊंगा कि नहीं नहीं यार मेरी तो मामलात अभी भी बड़े खराब है। तो आए जनाब हम क्या करेंगे, हम बेटा इसमें मेथड 1 और मेथड 2 नहीं लगा सकते, ना हम कोई z कैलकुलेट कर सकते हैं, और ना ही क्रिटिकल रीजन ढूंढना आसान है। क्रिटिकल मेथड 2 इसमें लग सकता है, जो पहले आपने पढ़ा ना, क्रिटिकल रीजन इसके ढूंढे जा सकते हैं, मगर पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट साफ सुथरा मेथड बताऊंगा। पेपर में जो ही ये पेपर आएगा आपने इतना लिखना है, आपको इतना अंदाजा है कि 6 जो है एवरेज वैल्यू से आगे है, यानी 6 एवरेज वैल्यू से आगे है, तो आपने 6 एंड अबव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप चुप करके प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, विच इंक्लूड्स, और जाहिर है ये नॉर्मल का बायनोमियल का क्वेश्चन है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया ये सारी प्रोबेबिलिटी, और इसमें आप फार्मूले कौन से लगाएंगे, बायनोमियल के लगाएंगे। 10c6 q4 p6, और q इसमें p क्या है, p 0.3 है, q क्या है 0.7 है, और 10c7 q3 p7, 10c8 q2 p8, 10c9 q p9, 10c10 q0 p10। अच्छा जी, मैंने ये वर्किंग कर ली, आंसर आया जनाब 0.21। मैं अपना समूह लेके रह गया कि 6 एंड अबव का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.21 आ रही है। इसका मतलब ये है कि 3 को पीक मानते हुए एवरेज को, और इस रीजन को 0.05 डिक्लेयर करते हुए, वो जो है मेरा 6 यहाँ आ रहा है, जब ही तो 6 एंड अबव का वैल्यू जो है वो 0.21 के बराबर आ रही है, और अबव, और वो 3 के फेवर में डिसाइड होगा। इसका मतलब है कि मेरी टीचिंग इंप्रूव नहीं हुई, मैं अभी भी 30% पर भी उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से खड़ा हुआ हूँ, तो एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। ये बेटा तरीका होता है बेहतरीन मेथड 3 शॉर्टकट होता है बायनोमियल में। अच्छा, अगर दूसरा क्या तरीका था, दूसरा तरीका ये था कि मैं ना इस तरह करता हूँ कि आप इसको, इसी मॉडल को जहन में रखते हुए मैं कैलकुलेट करता हूँ ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10, फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8, और देखता हूँ कि ये कहाँ इसका क्रिटिकल रीजन बन रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि ये एक टेबल है जो मैं यूज करने लगा हूँ। ये टेबल मैं आपको इसलिए नहीं इजाजत दूंगा इस्तेमाल करने की क्योंकि पेपर में ये टेबल आपको नहीं दिया हुआ होगा। ये है जनाब, ये देखें यहाँ पर, ये क्रॉशा से है क्यूमुलेटिव बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज, यानी प्रोबेबिलिटीज। अब देखें इसमें n इज इक्वल टू 10 और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.3 वाला जो टेबल है वो यूज करता हूँ अपनी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक क्रिटिकल रीजन में निकाल रहा हूं, n इज इक्वल टू 10 पे p 0.3 पे ये आ रहा है जनाब 1 माइनस 0.9527। ये क्या आंसर आ रहा है? ओहो यार, ये सारा रीजन यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये आ रहा है 0.0473। इसका मतलब 6 जो है वो क्रिटिकल रीजन में आ गया है। क्रिटिकल रीजन में क्या है? आ गया है। अच्छा, अब इसमें ये चीज देखें कि इसमें 6 जो है, ये वाला आंसर है जो 6 एंड अबव का आंसर यहाँ आना था, यहाँ पर ये 0.0473 आना था। इसका मतलब है कि 6 जो है वो क्रिटिकल रीजन में लाई करता है, 3 से फॉर अवे है, तो इसका मतलब मेरी टीचिंग इंप्रूव होगी ना, मैं खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जी हाँ नहीं नहीं, मैं इतना भी नहीं, समझ मेरी आ गई उस बच्चे को। अब ये देखिए ये 0.0473। अब ये देखिए जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता था ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता था कि आप यहां पर 0.05 ले लेते थे। जब आप बायनोमियल पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो बायनोमियल में टेस्टिंग करते वक्त
ये देखें, ये इस तरह करके आपकी प्रोबेबिलिटी का वो टेबल बना हुआ है। आपने देखा कि यार इधर से इधर तक जब मैं ये सारा गिनता हूं तो ये एरिया 0.047 आता है, ठीक है। और जब मैं इसे साथ शामिल करता हूं तो ये बढ़कर 0.067 हो जाता है। तो इस एक को शामिल करने से क्रिटिकल रीजन से ऊपर चला जाता हूं और एक पीछे रहने से क्रिटिकल रीजन से पीछे रहता हूं, तो आप क्रिटिकल रीजन से पीछे ही रहेंगे। आप 6 एंड अबव को अपना क्रिटिकल रीजन डिक्लेयर कर दें। आप 6 एंड अबव को अपना क्रिटिकल रीजन डिक्लेयर कर देंगे और आप कहेंगे जी कि ये आपका क्रिटिकल रीजन आ गया। और आपने जो टेस्ट कंडक्ट किया है वो एक्चुअली 5% पे टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, 4.73% पे टेस्ट कंडक्ट हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर जो है वो 0.0473 है। अब ये जनाब सारी बातें इसमें बाइनोमियल में ये इस तरह से हो जाती हैं। और ये सिंगल टेल टेस्ट था, एक साइड पर आपने ये टेस्ट कंडक्ट किया। अब अगर इसमें टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर ये है कि जब उन्होंने ग्रैंड लेवल पर चेक किया कि जी सर इरफान की टीचिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, उन्होंने कोई 500-600 बच्चों से पूछा, तो 500-600 बच्चों से जो सर इरफान की एवरेज बनी कि उनकी समझ आ जाती है वो P = 0.4 थी। इसका मतलब है कि जो उस अकेले बच्चे की राय थी कि मुझे 30% लेक्चर समझ आ जाते हैं सर के, वो उसकी जाती राय थी। ये 4 और 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 और इधर 2 और 1 और इधर 0 यूं था। जो कि बड़े ग्रैंड लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी सर इरफान के पढ़ाने की वो 4 पर आ रही थी कि 40% समझ सर की आ जाती है। तो जो पीक बनती है 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 है, यहाँ पर 3 की बनती है, तो 2 और यहाँ 1 और यहाँ 0। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर ये है। अब देखेंगे एक पैरेलल रिसर्च चल रही थी उसके अलग उस लड़के के अलावा, वो ये थी कि एक्सेप्टिंग H0 when it was wrong, ठीक है कि नहीं, और ये बराबर है कि आप ये माने कि P जो है वो 0.3 है, सर की समझ ही 30% आती है। और ये तब है जब आपका उस बच्चे का टेस्ट स्टेटिस्टिक्स 5 या 5 से बिलो रहता, जब उसका टेस्ट स्टेटिस्टिक 5 या 5 से बिलो रहता। अगर वो ये कहता कि जनाब सर की मुझे 5 या 5 से कम लेक्चरों पे समझ आती है, तो हमने 0.3 के फेवर में ही डिसाइड करना था, हमने 0.3 के फेवर में ही डिसाइड करना था। तो आप देखें ये आपका आ गया क्रिटिकल रीजन पुराने का, ठीक है कि नहीं, और क्रिटिकल रीजन पुराने का, और एरिया हम कहाँ लेंगे, नई डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर लेंगे, ये वाला सारा एरिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या होगी, 10C 0 और इसमें Q की वैल्यू 0.6 और 0.4 को हम लेंगे यहाँ, फिर 10C1 0.6, 9.4 की वैल्यू 1 प्लस 10C2 0.6, 8, 0.4 की वैल्यू 2 करते करते 10C क्या कहते हैं 0.6 रेज टू पावर 5 और फिर 0.4 रेज टू पावर 5। इस तरह बेटा हम टाइप 2 एरर निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। अब आगे आ जाए जनाब, अगली बात है कि अगर n लार्ज हो जाए तो फिर क्या करते हैं। n लार्ज हो जाए तो फिर हम बायनोमियल की कैसे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अब वो ये हुआ कि एक हाईवे पे एक हाईवे पुलिस के लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बात कही कि हाईवे पे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जाहिर है उन्हें कराची से लेके पेशावर तक ट्रक चलाना होता है, तकरीबन 2000 किलोमीटर का ये फासला बनता है। तो वो लंबी ड्राइव होती है, बाज़ का तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होती, बाज़ का तो उन्हें खाना भी नहीं टाइम से खाया होता। तो उसने कहा जी कि तकरीबन जो हैं वो कह लें कि 50% जो ड्राइवर्स होते हैं उन्होंने कोई हैवी किस्म की ड्रग ली होती है, कोई नशा किया हुआ होता है, और वो उस नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहे होते हैं, और इसीलिए वो 20-20 घंटे सोए बगैर मुसलसल ड्राइव करते चले जाते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह से फिर बड़े गंदे गंदे हादसात भी पेश आते हैं। अब जब उसने ये बात की उस इंस्पेक्टर ने, तो उसके साथ एक और इंस्पेक्टर बैठा था ट्रैफिक का, उसने कहा नहीं यार ये बात नहीं है, अब नशे की कैफियत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं,
और ज्यादा नशा करते हैं, ठीक है। दोनों में बहस को तूल पकड़ गई, दोनों कुदरती हाईवे पे थे। उन्होंने कहा आओ अभी इसी वक्त चेक करते हैं। उन्होंने जनाब को तकरीबन 200 ड्राइवरों को रोक दिया। 200 ड्राइवरों को रोक कर उन्होंने उनके मुंह को स्मेल किया और उनको एनालाइज किया। ज़ाहिर आपको पता है कि पुलिस वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इनको फौरन पता चल जाता है किसी बंदे ने किसी, हमें नहीं पता चलता, लेकिन उनको वो 1 मिनट में पहचान लेते हैं किसी बंदे ने कैसा नशा किया हुआ फौरन। फर्ज करें कि जनाब उन्होंने तकरीबन 125 ड्राइवर पकड़ लिए जिन्होंने नशा किया हुआ था। अच्छा अब देखिए 200 में से 200 के 200 ने नशा किया होता, फिर तो H1 पक्का पता चल जाता कि H1 ट्रू है। अब 200 के 200 में से किसी एक ने भी नशा ना किया होता तो H1 तो पक्का गलत था, H0 की भी छुट्टी हो जानी होती। या 200 में से अगर 100 ने नशा किया होता तो ये बंदा दुरुस्त होता। लेकिन अब 125 बंदों ने नशा किया हुआ। अब 125 को हम मोर देन 50% में डिसाइड करेंगे या नहीं डिसाइड करेंगे, हमें इसके लिए स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर चाहिए। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब ये n लार्ज है, बायनोमियल कैलकुलेशंस तो हम करने से रहे। अच्छा नोट करेंगे मीन नहीं है, इट्स नॉट मीन, इट्स नॉट x डैश, इट्स एन ऑब्जर्वेशन दैट आउट ऑफ 200 125 ड्राइवर्स जो थे वो ड्रंक थे, ठीक है, या जो भी उन्होंने कोई कुछ लिया हुआ था। तो अगर हम एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नल हाइपोथेसिस को ट्रू माने, तो ये बात कुछ ऐसे बन रही है कि हमें रफली 100 ड्राइवर्स मिलने चाहिए थे जिन्होंने नशा किया हुआ हो, ठीक है कि नहीं। ये आ गया। और ये अगर फर्ज करें कुछ भी नहीं मेंशन, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो 0.05 यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर जो z की वैल्यू आती है वो 1.645 आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये चीज देखें कि इसमें टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या होगा। इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा जरा हटकर है, थोड़ा सा माइनर उन्होंने उसका प्रोसीजर चेंज किया हुआ है। जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वही हो जो आपने उसमें पढ़ा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। इसका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स बेटा इस तरह निकाला जाता है, x माइनस NP अंडर रूट NPQ। इसमें वो ओवर n नहीं किया जाता, डायरेक्ट ऐसे किया जाता है, और इस x पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी लगाई जाती है, ठीक है कि नहीं। तो अब आप देखें 125 एंड अबव, अब देखना है कि 125 यहां आता है या यहां आता है। तो हम 125 एंड अबव के हिसाब से देखेंगे, तो Z में 125 एंड अबव होगा तो 125 पे जो कंटिन्यूटी करेक्शन लगती है वो 124.5 की लगेगी। माइनस 100, इधर 200 उधर 0.5 डालें तो 100 आ जाता है, अंडर रूट 200 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये जनाब आपका, इसको वैल्यू वर्कआउट करें आप तो कितनी बनती है, ये बनेगी 124.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 200 इंटू 0.25। ये आता है जनाब। अब चूंकि ज़ाहिर है मैंने वैल्यूज खुद चूज की थी, ये काफी बड़ी वैल्यू आती है 3.46, इट्स वे अबव आगे जा रही है। तो इसका मतलब है कि क्लियर कट एक उस डेंजर जोन में चली गई, 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल रीजन में एंटर हो गई, H0 रिजेक्ट हो गया, वो पुलिस, और ये एक्सेप्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो ये कह रहा था कि अब ज्यादा ड्राइवरों ने नशा करना शुरू कर दिया है, वो सच्चा साबित हो गया है, और ये वैल्यू जो है क्लियर कट उसे वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ये है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ नॉर्मल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इज लार्ज। और नोट करें कि इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसके ऊपर सेंट्रल लिमिट थ्योरम को बहुत स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करा, क्योंकि हमने नीचे अंडर रूट n वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने। ये जब मैंने शुरू में नया 90 बैक इन 96 जब मैंने ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर पढ़ाना शुरू। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, मैंने यूनिवर्सिटी में खुद स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी हुई थी। मैंने जो स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वो S1 लेवल की थी। मुझे पढ़ानी पड़ गई A लेवल में स्टैटिस्टिक्स 2 पढ़ानी पड़ गई 96 में। तो मुझे उस वक्त इतना, मेरी अपनी ज़ाहिर है मैंने स्टैटिस्टिक्स की कोई डिग्री ना BS में पढ़ी थी, ना मैंने आगे कुछ भी नहीं किया हुआ था, ना उसमें MS की हुई थी। तो जब वो मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा कर आते आते बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन पर आया ना, तो मुझसे बच्चों ने कहा जी कि सर इधर नीचे वो अंडर रूट n क्यों नहीं आ रहा जो आप इतनी देर से लगे हुए। तो मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, बड़ी देर सोचता रहा। तो बहरहाल अब इसका जवाब मैं ये आपको बताता हूँ कि स्टैटिशियंस अपने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स खुद डिफाइन करते हैं, अपने कुछ फार्मूले वो खुद बना लेते हैं,
उन्हें उनके स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स कहते हैं, और उन्हीं को जिस चीज को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए उसको उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो बाइनोमियल का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग व्हेन n इज लार्ज इज दिस। ये है जनाब डायरेक्ट। अब आगे आ जाए, आखिरी बात करता हूँ, आपका टाइम मैंने हाँ एक बैक करेंगे एक मिनट, जी बैक करेंगे, क्या कह बैक रहे करेंगे एक मिनट। जी बिल्कुल। सर इसके अंदर मुझे एक बात, वैसे मोस्ट अजीब से सवाल हो, लेकिन मुझे बताएं सर, देखिए 125 हो गया ना नंबर, 200 में से 125 निकाला गया है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए तो 50 से ऊपर है, तो हम डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते इसको कि मतलब 50 से 50% से ऊपर ही लोग यहाँ नशा कर रहे हैं। यार इस तरह नहीं होता अयान, देखो फर्ज करो मिसाल के तौर पर एक सिंगल टाइम ऑब्जर्वेशन है ना, ये देखना होता है कि ये फार अवे है या नहीं। फर्ज करो एक बच्चा है, वो मिसाल के तौर पे मेरी क्लास का बच्चा है, मुझे पता है कि वो 50% परफॉर्मेंस देने वाला है। अब अगर किसी एक टेस्ट में उसने एक दिन 68% या 70% परफॉर्मेंस दे दी है, तो उस एक परफॉर्मेंस पर एकदम डिसाइड नहीं होगा कि हाँ जी वो बहुत ही वाकई इंप्रूव कर गया है। स्टैटिस्टिक्स के अपने बेंचमार्क्स हैं, स्टैटिस्टिक्स देखती है कि यार उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसने अपने कुछ बेंचमार्क्स रखे हुए हैं कि यार इस वैल्यू को जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो ज्यादा है। देखिए ना, अब जो बंदा ट्रक ड्राइवर कह रहा है कि जी पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि जी 50% ट्रक ड्राइवर ने नशा किया होता है, तो क्वाइट पॉसिबल किसी दिन 50% से ज्यादा नहीं किया हो, किसी दिन 50% से कम ने भी किया होगा। तो पहले एक बेंच मार्क सेट करना पड़ता है कि यार इस वैल्यू से ऊपर जाएगा। मसलन फर्ज करें उस 200 में से 110 ने नशा किया होता, तो 110 मुमकिन है सिर्फ उस दिन जरा ज्यादा मिल गए होते, अगले दिन 90 ने, अगले दिन 200 ट्रक ड्राइवरों को रोकते तो 90 ने नशा किया होता, अगले दिन, मतलब कहने का मतलब होता है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया ये फार अवे फ्रॉम दैट है which was stated earlier null hypothesis। और ये डिसीजन हम अपनी समझ से नहीं करते। स्टैट्स ने अपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, वो जब तक उन स्टैट्स की वैल्यूज को क्रॉस नहीं होता वो नहीं आप फैसला करते। तो मतलब अगर n बड़ा कर दी जाए, बहुत बड़ा n हो, तो फिर तो ज्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा। अच्छा नहीं, देखो कुछ चीजें तो तुम फौरन भी कह सकते हो। इस तरह मैंने तुम्हें मिसाल दी नाला लई वाली, कि मैंने कहा जी 50 साल पहले के लोग कहते थे नाला लई में मछलियां नजर आती थी। अब तुम कोई टेस्ट कैरी आउट किए बगैर, कोई सैंपल कैरी आउट किए बगैर कहोगे सर अब तो ये बात बिल्कुल झूठ है, नजर आ रहा है वो इतना गंदा नाला है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बात चीजें तो बहुत ऑब्वियस होती हैं, वो सीधी सीधी नजर आ रही होती हैं, उनके लिए स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स की जरूरत नहीं होती। मगर कुछ चीजें शक होती हैं जो बॉर्डर, जिस तरह मैंने मिसाल दी कि एक बच्चा है वो कहता सर मैं इंप्रूव कर गया हूँ, मैं पहले वो 40% मार्क्स लेता था, अब उसने मार्क्स लिए हैं 66%। अब इस 66% को किस खाते में डालें, 40% के खाते में डालें या 100% के खाते में डालें? तो यहाँ कोई क्लियर नहीं, यहाँ फिर स्टैट्स मदद करती है। स्टैट्स बताती है कि ये 66% जो उसने मार्क्स लिए हैं, क्या उसकी पुरानी परफॉर्मेंस 40% से ये वाकई एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस है या नहीं है। तो ये बेंच मार्क्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स ने सेट किए। सही हो गया सर, ठीक है, जिस तरह तुम्हें वो पता है ये जो वैसे में तुम तो ये जो नहीं है वो डकवर्थ लुईस सिस्टम है जो क्रिकेट में होता है, बारिश हो जाए तो दूसरी टीम को बताया जाता है कि आप इतने रन स्कोर करें। सुना हुआ है ना कि नहीं? बताया हुआ है। हाँ, अब तुम्हें पता है वो मैंने सर उसको बताया हुआ है। बड़ा पढ़ा है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया, मुझे सही समझ वो आज तक नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग। और तुम्हें बताऊं कि उसमें आज तक जितने भी वनडे मैचेस हुए हैं सारों का डाटा डालकर उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं। और वो अब आप बारिश हो जाए, एक टीम ने 50 ओवर खेल लिए, उसके बाद दूसरी टीम खेलना शुरू होती है, बारिश हो जाए, उसको 30 रन में जो टारगेट मिलता है, अब मुझे बताओ कि क्या वो टारगेट तुम डायरेक्ट खुद से डिसाइड कर सकते हो? मुमकिन है तुम अपनी समझ से कोई कहोगे नहीं यार इतने रन ये कर लें तो हम इनको जितवा देंगे, लेकिन नहीं, वो स्टैटिस्टिक्स फैसला करेगी। और वो जो डकवर्थ लुईस सिस्टम है उसमें आज तक जितने वनडे हुए हैं सारों का डाटा शामिल, पता तुम, सारे डाटा मिलाकर एक बड़ी, और तुम यकीन करो वो इतनी मुश्किल कैलकुलेशन है कि वो मुझे तो कम से कम नहीं समझ आई। मैंने इस पर जितने एसेस पढ़े हैं मुझे अभी तक डकवर्थ लुईस सिस्टम का एग्जैक्ट उसका डाटा नहीं समझ आया कि वो कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें मुश्किल होती हैं, इतना आसान नहीं काम। जिस तरह अभी देखो ये एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग में सारे टीचर इंक्लूडिंग मी सब परेशान है कि यार हम क्या करें, कैसे करें। ठीक है कि नहीं? सही हो गया सर। अब आगे चलते हैं पॉइसन, और बस मैं आज S2 खत्म कर रहा हूँ। S2 खत्म करते साथ ही आपको पूछे होमवर्क क्या मिल रहा है। होमवर्क ये मिल रहा है कि आपने, ठीक है कि नहीं है, नवंबर 2019 और जून 2019 और मार्च 2019 के
जितने भी S2 के पेपर हैं वो करके मुझे सबमिट करा देने हैं, ऑनलाइन भेज देने हैं, ठीक है कि नहीं है? और कौन से? ये नवंबर 2019, जून 2019, मार्च 2019 तक करके भेजना सर। ये जब भी बस जल्दी अपनी कन्वीनियंस में, मतलब आई एम नॉट सेटिंग अ बाउंड्री, बस जो जल्दी कर देगा वो ज्यादा दुआएं लेगा, जो काम करेगा उसको भी शाबाशी मिलेगी जरूर, बस कर दें इन्हें, ठीक है कि नहीं? बस इन्हें जी सर। कर दें इनको, अब आप वो ना करें बेटा। आज मैं S2 खत्म कर रहा हूं, अब सुनते जाएं अगली बात। आप सुने, अगली बात ये है, अब मैं पूछे, अब अगर जो मेरी वीडियो S2 पे बनेगी तो वो आपकी क्यूरी के हिसाब से बनेगी। आप कहेंगे कि सर इस चीज को, S2 की इस चीज को एक्सप्लेन करें, तो मैं फिर उसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब आगे जो फ्यूचर वीडियोस है वो मैंने आपकी फर्दर स्टेटिस्टिक्स की बनानी है। तो बहरहाल S2 में अब आखिरी बात है लैम्डा की, नल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ 25 के बाद ही होगा ये जो हमने असाइनमेंट दी है सर। वो असाइनमेंट बाकी भी सब देखिए ना। अल्लाह के बंदे, मेरे असाइनमेंट भी करो ना यार। मेरे तुम देखो, तुम एक चीज ये भी ध्यान में रखो कि तुम लोग स्कूलों में क्लास में आए ही नहीं हो मंडे पूरे जनवरी और फरवरी, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए मेरी असेसमेंट को, मेरे कामों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि तुमने जो कुछ भी कसरें निकालनी है वो इसके जरिए निकाल, ठीक है? अगर मैं कोई भी आपका ग्रेड प्रिडिक्ट करता हूँ तो मेरा दिल होगा कि मैं आपसे दबा के काम ले लूं, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैंने झूठ नहीं बोला कैम्ब्रिज के साथ। So that is why I'm going to give you enough assignments कि मेरा कॉन्शियस क्लियर हो जाएगा, यार मैंने अपने बच्चों से इतना ज्यादा काम करा लिया है कि ये उस प्रिडिक्टेड ग्रेड को अब डिजर्व करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मेरा यही प्लान है कम से कम फर्दर मैथ के बच्चों के लिए, कि मैंने इतना रगड़ा लगा दूंगा कि मुझे, मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाएगा कि यार ये जो मैंने इनके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये डिजर्व करते हैं। अच्छा, ये पॉइसन को देखिए, बस आखिरी बात है, ज्यादा 5-15 मिनट में सारी खत्म। वो कहता है नल हाइपोथेसिस ये है कि जी ऑन एवरेज परफॉर्मेंस 4 रहती थी, ठीक है कि नहीं? अल्टरनेटिव कहता है नहीं जी अब हालात बदल गए, अब 4 परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है कि नहीं? या जिस तरह आप ऐसा कर लें, आप हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, आपको तो हेलीकॉप्टर जो है ना वो जहाज की निस्बत बड़ी फ्रेजाइल चीज, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। लेट से आप कहते हैं कि यार मैं ना साल में 4 हेलीकॉप्टरों के क्रैश होने की खबर पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं से सुन लेता हूँ कि ऑन एवरेज 4 हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं एक साल में पूरे दुनिया में। एक बंदा कहता है नहीं नहीं यार अब हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई, अब नहीं क्रैश होते, पायलट अच्छे हो गए हैं, 4 नहीं है। तो उसने 2 टेल्ड एतराज कर दिया, या आप कहते हैं तो सिंगल टेल भी कर, लेकिन चले फिलहाल 2 टेल्ड ही रहने दें। तो अब क्या होगा, हम ये चीज देखेंगे कि 4 के गिर्द हम तो हमें पता है कि ये यूं इस तरह करके बन जाएगा, ऊपर अपर लिमिट तो कोई है कोई नहीं है, और इधर 3 इधर 2 इधर 1 इधर 0। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल, अब देखिए ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये वो उसकी तरह मीन, सैंपल मीन की तरह बात नहीं है। उसने कहा पिछले साल पूरी दुनिया में हेलीकॉप्टर का सिर्फ एक ही हादसा हुआ, सिर्फ एक ही हादसा हुआ। उनका चलो देख लेते हैं, 1 एंड बिलो देख लेते हैं, ये इस टेल पे सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। वो जो उसने x = 1 सिंगल ऑब्जर्वेशन दी है, वो एंड बिलो उस टेल, अगर इधर होता तो इधर से फिर इस तरफ जाते हैं, पूरा आगे की वैल्यूज भी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x = 1 करते हैं, और e - 4 0/0। आप कहेंगे सर आपने हेलीकॉप्टर वाली मिसाल क्यों दी? आजकल क्वारंटाइन पीरियड है तो बैठ के यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं, उसमें ना मैंने हेलीकॉप्टर क्रैशेस की बड़ी वीडियोस देखी हैं, और जहाजों की टेक ऑफ की, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो वो मैंने, इसलिए मैंने वो, जी क्या वैल्यू आती, कोई बंदा है? ये आ रहा है जी 0.0916, बड़ा मजे की वैल्यू है ये। अच्छा, अगर तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर तो क्या हो, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो, और ये एरिया 0.05 है, तो ये 0.0916 मुझे कहता है 1 यहाँ लाई करता है, और हम इसे 4 के फेवर में ही डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अच्छा यार अब एकदम वीडियो कट गई थी, आप लोग आ गए हैं सारे के नहीं? आई एम सॉरी बेटा, वीडियो कट गई थी, आई अपोलोजाइज, एकदम नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, आई एम सॉरी। अब आप देखिए यार, अगर ये लेवल 10% सिग्निफिकेंस लेवल होता, अगर क्या होता
10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। 10% लेवल में ये 0.10 बनता है। तो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ये 1 H0 को रिजेक्ट करता और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर ये H0 को फेवर कर रहा है। तो ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं जो इसमें स्टैटिस्टिक्स में लाए करती हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स की वीकनेसेस इन्हें आप कहेंगे। तो ये जब आप बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लें तो फिर आप ये बहस भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर बेहतर है, कहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में गलती। बहरहाल देखें 10% सिग्निफिकेंस लेवल पर आप देखें तो H0 रिजेक्ट हो रहा है और 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर आप देखें तो H0 एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये जनाब इस पॉइसन का मैंने आपके सामने ये पेश कर दिया ये चीज। अच्छा, आप फर्ज करें, अब वो कहता है जनाब के कोई और बात करते हैं। उन्होंने कहा जी कि शार्क का शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा शार्क शिकार की जा रही है और शार्क खत्म हो रही है सी लाइफ में। तो उन्होंने कहा जी कि H0 ये है जनाब के इसमें कैलिफोर्निया के साहिल पे पहले ऑन एवरेज हम 150 शार्कें साल में देखा करते थे और अब हम जो है ना देखते हैं कि वो काफी कम हो गई हैं, 150 नहीं रही हैं। तो अब ये इसमें लैम्डा बहुत बढ़ गया है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। उन्होंने कहा हमने इस साल सिर्फ 120 शार्क्स देखी। अब ये एक्स डैश नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, एक मतलब एक टोटल जो उसकी सम है कि 120 शार्क्स देखी हमने। अब वो कहता है जी कैरी आउट करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि ये 120 क्या इस शेडेड रीजन में आता है कि हम इसे 150 के फेवर में डिसाइड करें या 150 से दूर डिसाइड करें। तो इसके लिए क्या है, इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, x माइनस लैम्डा ओवर अंडर रूट लैम्डा और इस x पे कंटिन्यूटी करेक्शन लगी हुई होगी। तो z किसके बराबर है, 119.5 माइनस 150 ओवर 150। अब यहाँ पर z की वैल्यू है -1.645 अब या -1.96 जो भी वैल्यू है, मुझे सही जुबानी याद नहीं है, मेरा ख्याल है -1.645। हाँ, अगर ये z इधर आ जाता है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा और H1 एक्सेप्ट हो जाएगा कि जी वाकई कैलिफोर्निया के साहिल पे शार्क्स की तादाद कम हो गई है। और अगर ये z यहाँ आता है तो हम कहेंगे नहीं नहीं, ये तो इसे 1 साल की ऑब्जर्वेशन है, अगले साल फिर ठीक हो जाएगा, 150 के करीब आ जाएगा। तो बेटा मैंने अब S2 को खत्म कर दिया आज, ठीक है कि नहीं है। और आपका होमवर्क S2 का क्या है, नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2019 और जून 2019 सारों के S2 के जितने वेरिएंट्स हैं, अगर 71 वेरिएंट और 73 वेरिएंट सेम है तो उनमें से करना आपने एक ही है, लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो वो आपने करने हैं। ये सारे करके जो मुझे सबसे पहले पहुंचाएगा वो जन्नती करार पाएगा। और रेहान एजाज आपने सबसे पहले देना। रेहान, ओके सर, ओके। सबसे पहले तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। तुम अगर किसी एक से भी अगर तुमने सबसे पहले मुझे ये करके दे दिए तो तुम्हारा प्रेडिक्टेड ग्रेड बहुत अच्छा जा रहा है, मैं तुम्हें अभी लिख के। ओके सर, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले तुमने करके देने। ठीक है बेटा, इजाजत है आप लोगों को। S2 कम्स टू एन एंड। ठीक है बेटा। सर एक बात हाँ हाँ जी अयान। जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जरा नीचे करेगा। ठीक है सर, इसमें आपने लैम्डा इस्तेमाल किया है, जो पिछला कर पे बाइनोमियल में डिफरेंट इस्तेमाल किया था, ये कोई वेरिएशन है इनके अंदर? पॉइसन में तुम्हें याद है एवरेज और वेरिएंस एक ही होती है। पॉइसन में एवरेज और वेरिएंस एक नहीं होती जी, एक होती है। हाँ, तो वो लगाए। और तुम देखो यहाँ पर वो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला √n है वो नहीं कर रहे हो, ये बस ध्यान में रखना। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये इसमें इनमें √n नहीं आ रहा। बस दिस ब्रिंग्स आवर अब आपने ये पेपर करके मुझे सबमिट कराने हैं और आपने अब S2 की जो भी लेक्चरिंग होगी वो आप जो कहेंगे तो उसके मुताबिक होगी। आपके क्वेश्चन अब S2 आपके अंडर योर क्वेश्चंस जवाब दिए जाएंगे उसके। इजाजत है मेरी तरफ से बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।